वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम नर्स्ट इक्वेशन करने वाले हैं और नर्स्ट इक्वेशन से पहले मैं एक रिव्यू जो पिछली दोनों क्लासेस हैं उनका रिव्यू मैं आपको दे देता हूं, बस जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर। एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन मैं पहली क्लास में कहा था कि वो चीज़ें जानना जरूरी है जो पहली क्लास में थी, वो चीज़ें आती हैं तो फिर ये संभव है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है नर्स्ट इक्वेशन से। तो आज हम करने वाले हैं, मैं एक बार बता देता हूँ वीडियो में क्या क्या होने वाला है। आज वीडियो में नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट उसको करेंगे, उसकी एप्लीकेशन करेंगे और एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रिपीट हुआ है। पहले AIEEE का एग्जाम होता था उसमें रिपीट हुआ है, उसके बाद वो UPTU में रिपीट हुआ था और 1, 2, 3 साल पहले CBSE बोर्ड में आया था एज सच। उस न्यूमेरिकल को लेंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल करने से कई सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट डिप इन देयर ओन सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोड होता है मेटल की रोड को, जब उसके अपने सॉल्यूशन में, अपने विलयन में डुबोया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन पर और 1 atm प्रेशर पर, तो इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नाम दिया जाता है, E0 ऊपर लगा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड के बारे में, लेकिन जब दो इलेक्ट्रोड एक कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं और एक इलेक्ट्रोड जिसमें से ऑक्सीडेशन शो करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड रिडक्शन शो करता है, दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोड को और दोनों सेल के सॉल्यूशन को आपस में जोड़ देते हैं एक नली के द्वारा, जिसको साल्ट ब्रिज कहते हैं, तो कंप्लीट सेल बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहां से सवाल पूछा था किसी बच्चे ने। और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। तो सवाल दो उठते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही क्यों यूज किया जाता है, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह हम कोई और इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते, ये दो सवाल थे। हाइड्रोजन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो E0 है वो 0 होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें शो कर सकता है। इट कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों चीजें करता है। तीसरी बात, क्योंकि सबसे पहले इसी को लिया गया था और जो नॉर्मल कंडीशन बताई मैंने 25 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन पर ये बबल्स नहीं क्रिएट करता है। उसमें प्लेटिनम की वायर हमने यूज की थी। उसका तर्क ये था कि प्लेटिनम एक ऐसा नोबल मेटल मैं कहूंगा उसको, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, वो रस्ट नहीं होता है बहुत जल्दी और उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डुबो करके रखा जाता है। ये सारी बात थी। दूसरा जवाब ये है कि हाइड्रोजन की जगह हम कुछ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, कुछ जगह पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि सिल्वर रोड को, Ag सिल्वर मेटल की जो रोड है उसको सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर डुबो करके हम एक रेफरेंस के तरीके से यूज करें तो डेफिनेटली वी कैन यूज इट इन कैलोमल इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं। ठीक है, अब पूरे सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डिफरेंस between the potential electrode potential of two half cell, one of them showing oxidation, another reduction, that is called electromotive force। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन दी गई। एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, वाल्थर नर्स्ट। ये अब यहां से थोड़ा सा हम लिखना स्टार्ट करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन देखिए, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, सीधे सीधे पहले इसको लिख लीजिए। E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log रिडक्शन सेल की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन सेल की कंसंट्रेशन। न्यूमेरिकल भी करना है और कहां कहां गलतियां होती हैं कि गलती यहां होती है इसको कैलकुलेट करने में कुछ बच्चों से, और एक यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। न्यूमेरिकल अभी करेंगे ना तो इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, पता चल जाएगा। ठीक है, तो राशिद सैफी जी, हिंदी माध्यम में क्यों नहीं हो रहा है? हिंदी माध्यम में है, देखो ना बोल रहा हूँ हिंदी माध्यम में। नर्स्ट को बेटा नर्स्ट ही कहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश और बिहार से जो बिलोंग करते हैं, मैं बार बार दबाव डालता हूँ, बच्चे ने पिछली बार कहा भी था, मीना नाम से लड़का था, कि धीरे धीरे कन्वर्ट होना है, डॉक्टर बनना है। इससे बढ़िया बात क्या है कि हम तो घर के लोग हैं, हम आपको थोड़ा थोड़ा सा दबाव डाल करके थोड़ा सा पता भी नहीं चलेगा इंग्लिश की तरफ मोल्ड कर रहे हैं। ये क्लास हिंदी मीडियम है ना, इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। और थोड़ा सा आपको प्रयास तो करना है। देखो डॉक्टर बनना है ना तो कष्ट तो थोड़ा सा करना है।
रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब ये बनी कैसे, ये तो हमने चलो रट लिया भाई, ये नर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम यूज करेंगे तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बनी कैसे, एक्चुअली ये वैल्यू यहां होती नहीं है, क्या होती है फिर यहां पर इसकी जगह पर वैल्यू, वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी जगह होता है E इज इक्वल टू ई नोट, सेल को थोड़ा खोल के लिखेंगे, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं E ऑफ कैथोड, आप भी कॉपी में ऐसे ही नोट करेंगे, माइनस ऑफ एनोड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये पूरे इसकी वैल्यू आई है सिर्फ माइनस 2.303 RT अपॉन NF। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज क्या है। यहां पर लोग स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जानते हो ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर साम्य अवस्था, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते थे, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। रिडक्शन वाले सेल की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन वाले सेल की कंसंट्रेशन। एक बात और बता दूं, याद रख लीजिए, भूलना नहीं है, रिडक्शन जो है हमेशा राइट हैंड सेल पर होता है और ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट हैंड सेल पर होता है, ठीक है। रिडक्शन कहां होता है, राइट हैंड सेल में। जब आप ऐसे पेज आपके सामने होगा, जैसे ये पेज है मेरे सामने, तो आपके राइट में जो सेल बना होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये एक मान्यता है और ऐसा होता है, हमेशा जिसका रिडक्शन होगा उसको राइट साइड में लिखा जाएगा, और जो लेफ्ट सेल में होता है वो ऑक्सीडेशन होता है और उस पर एनोड, वो एनोड कहा जाता है। रट लीजिए इसको, राइट आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन, ठीक है। राइट साइड रिडक्शन दैट इज कैथोड और लेफ्ट साइड दैट इज एनोड एंड ऑक्सीडेशन। कंसेप्ट क्लियर। अब ये कैसे वैल्यू बनी, चूंकि हम इसको यूज करेंगे कैलकुलेशन में, तो मैं बता दूं 2.303 R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू आपको पता है 8.314, 8.314। T जो है टेम्परेचर होता है और 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम काम कर रहे हैं। जितनी भी वैल्यू देखो, स्टैंडर्ड हम लिख रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड तो 25 डिग्री पे होता है, 298 वो एक कांस्टेंट है। चूंकि पूरे ईएमएफ की गणना इसी टेम्परेचर पर होगी, वो भी कांस्टेंट हो गया। R 8.314 वो भी कांस्टेंट है, और F जो है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। ये चीज है भाई, ये चीज की जब वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, ये वैल्यू पुट करने पर, कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो ऑक्सीडेशन सेल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और जो कैथोड पर जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उतने ही रिलीज करेगा जितने वो इधर से इधर ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब ऐसे, इधर से हमेशा, क्योंकि इधर एनोड होना है, इधर कैथोड होना है, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो किधर से किधर होते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। और जितने ये वाला इलेक्ट्रोड रिलीज करेगा उतना ही तो ये सेल एक्सेप्ट करेगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज नहीं होंगे, जितने उस सेल में वो रिलीज करेगा उतने एक्सेप्ट करेगा। जब तक न्यूमेरिकल नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा इसको देख करके। अभी लिखा है न्यूमेरिकल मैंने एक स्लाइड पर, नोट कर लिया ना, कर लिया। एप्लीकेशन क्या है, एक तो ये है कि हम इससे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपने साल्ट ब्रिज यूज किया था, यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपने साल्ट ब्रिज यहां पर लगाया था दो सेल के बीच में। मैंने कहा था इसका काम ही होता है इक्विलिब्रियम सेटअप करना, दो सेल के बीच में इसका काम होता है इक्विलिब्रियम सेटअप करना, साल्ट ब्रिज का, इसका। तो इक्विलिब्रियम सेटअप होने का मतलब क्या है कि जब जो राइट हैंड वाला जो कैथोड था, है ना, और अपॉन एनोड जो लिखा था, जब दोनों की कंसंट्रेशन आयन ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे तो उस समय इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो आपने नर्स्ट इक्वेशन में जो रिडक्शन की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन सेल की कंसंट्रेशन लिखी है, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, केसी लिखेंगे। और जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा देन नो करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब सेल में से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। घर में इन्वर्टर की बैटरी देखिए ना, कार के अंदर जो बैटरी होती है, लाइट चलेगी, आप यूज कर रहे हैं, कितने टाइम यूज कर लोगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें। और जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, 3 बैटरी डाउन, क्या करोगे, रिचार्ज करोगे फिर।
तो उस समय नेट ईएमएफ ऑफ द सेल, पूरे सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में नर्स्ट इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा? अब नर्स्ट इक्वेशन आपको याद है, फिर से वापस वहीं पे ये रही। मैंने कहा ये नेट ईएमएफ जीरो हो जाता है, और मेरी हर एक बात में ना क्वेश्चंस होते हैं, यहां से भी निकल सकता है। सेल को हटा ले, साल्ट ब्रिज को हटा ले तो क्या होगा? सर्किट पूरा नहीं बना, नहीं निकाल सकते। केसी जब बन जाएगा तब ईएमएफ कितना होता है? जीरो होगा। तो ये जीरो हो गया। अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा ना, है ना, ये माइनस हो जाएगा। इधर पहले से माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log KC, log KC इस तरीके से लिख सकते हैं। एक ये एप्लीकेशन होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। 2000 ये चल रहा है 20, 2018 में हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बार बार मैं उसको कहता था प्रैक्टिस करो। अब तो हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हम आपको जोड़ सकते हैं कई तरीके से। तब वो चीजें नहीं थी। बहुत होशियार बच्ची थी, नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, चीजों को करना बहुत तेजी के साथ में। तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप निपुण हो जाएंगे। अभी आप याद कर रहे हैं, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से चीजें फास्ट होने लगेंगी। ठीक है, एक ये एप्लीकेशन हो गई, याद कर लीजिए। तीसरी एप्लीकेशन क्या है नर्स्ट इक्वेशन की, कैसे करेंगे? तो ये लिखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड जो स्केल है, जो पैमाना है, उसमें रिडक्शन वाले को ऊपर रखा जाता है, लिथियम को टॉप पे रखा जाता है, जो मोस्ट रिड्यूसिंग है, और उसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे जब आते हैं धीरे धीरे वो घट जाती है वैल्यू, हाइड्रोजन पे आके जीरो हो जाती है। और फिर नीचे आते आते फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, यू नो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। F फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, किसी के साथ चिपका दो उसी के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। फ्लोरीन से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन फ्लोरीन सबके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। और इलेक्ट्रॉन छीन के अपनी जेब में रखेगा तो खुद नेगेटिव हो गया, यानी कि अपना तो रिडक्शन कर लिया, लेकिन सब क्या कहेंगे उसको, पूरी टेबल में जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल, क्या कहेंगे? भाई वो ऑक्सीडाइजिंग है, उसके पास नहीं जाना, वो इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो दैट इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। क्लियर? नाउ तीसरी जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। उसका फॉर्मूला होता है माइनस ये फॉर्मूला होगा इसका। डेल्टा जी भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली आईआईटी एडवांस में पहले रिटन एग्जाम हुआ करता था, और कभी कभी ऐसा सवाल उसके अंदर आ जाता था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि ये सवाल थर्मोडायनेमिक्स में से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना, या केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर एक साथ जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन में। ये देखिए डेल्टा जी क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स मुक्त ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं। चैप्टर कौन सा है? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। यहां केसी साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था से ले सकते हो या फिर रासायनिक साम्य से ले सकते हो। तो ये सब चीजें चैप्टर आपस में इंटरलिंक है एक दूसरे से। ये फॉर्मूला याद करिए पहले, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि एनोड पर जो हाफ सेल है, जो एनोड का काम कर रहा है, वहां पर वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई नोट सेल में अभी बता चुका हूं आपको, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। और उस कंडीशन में जब दोनों वैल्यू आप पुट कर रहे हो, दोनों वैल्यू रिडक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल में लेकर के आया हूं इसीलिए, ताकि आपको जो समझाऊं उसको अप्लाई करें और चीजें हो जाएं। ठीक है, नाउ चौथी एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। एक एप्लीकेशन ये हो गई है, दूसरी एप्लीकेशन ये हो गई है, तीसरी एप्लीकेशन ये हो गई है। चौथी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं? पीएच वैल्यू पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन पी एच। नोट कर लीजिए प्लीज, आपकी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में दिया हुआ है ये वाले फॉर्मूले। मैं चाहूंगा 1, 2, 3, 4 चारों फॉर्मूले आप एक बार अपनी कॉपी पर नोट कर लें। मोबाइल ऐप में इनका पीडीएफ दिया जा चुका है, वहां से उसको बच्चे डाउनलोड कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि वहां कमेंट बॉक्स मैंने अभी बंद किए हैं। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं सामने से हट जाता हूं, मेरा फोटो ना आए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी, नोट भी कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं। ठीक है जी, जो बच्चे 12th में आए हैं उनको भी समझ में आएगा। जो बच्चे एक बार नीट दे चुके हैं उनको लगेगा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो सबको खुश करना पड़ता है, थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है। एक न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, फिर समझ लेते हैं इसको। न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने बताया था अभी, ये वाला, ये न्यूमेरिकल है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्रोमियम है, क्रोमियम। नोट कर लीजिए प्लीज इस सवाल को, साथ साथ करेंगे, मेरे साथ साथ करना है आपको। अब कैसे करेंगे, ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग रिडक्शन सेल की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन सेल की कंसंट्रेशन। और वो बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें जिन्होंने इस पे प्रैक्टिस नहीं की है, जो पहली बार कर रहे हैं इसको। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान दें, एक एक पॉइंट को समझें कैसे करना है। सबसे पहले हम ई नोट सेल निकाल लेते हैं। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, जब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू रिडक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। आपको अगर कोई डाउट है वो ले लेंगे, कुछ क्लियर हो जाएंगे। आप लिख लीजिए कॉपी पर, एकदम से पूछ लेंगे, फटाफट क्लियर होता जाएगा आपका। ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहां एक बार चेक कर लीजिए, देखिए क्रोमियम 3+ से क्रोमियम रिडक्शन की फॉर्म में वैल्यू है ना, आयरन 2+ से आयरन रिडक्शन फॉर्म में ही है ना, चेक कर लिया। अगर कोई सी वैल्यू ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दी हुई है, मतलब आयरन ओब्लिक आयरन 2+ ऐसे करके दी हुई है, तो आपको वो चेंज कर लेनी है, उसका साइन चेंज हो जाता है जब, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Fe ओब्लिक Fe2+ तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अब कैथोड क्या है, कैथोड है हमारा आयरन, कैथोड है आयरन और क्रोमियम है एनोड। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। कैथोड की वैल्यू कितनी आयरन की, माइनस 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट माइनस उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.74 वोल्ट। कितना आ गया भाई, ये प्लस हो जाएगा 0.30 वोल्ट। ये आपका ई नोट सेल आ गया। अब हमें चेक करना है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं इसके अंदर। कैसे करेंगे, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये है सेल, इसको बोलते हैं सेल। अब सेल से सेल इक्वेशन कैसे होगी, कई बार छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है सीबीएसई लेवल के लिए कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी कंस्ट्रक्ट दी सेल, तो वो भी आप सीख लेंगे इसमें दोनों तरीके से। अब मुझे लिखना है पहले एन के लिए, यहां एनोड है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन है देखिए, क्रोमियम, क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3+ में, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में। ठीक है, अब कैथोड, कैथोड पर क्या है, आयरन Fe, कितने इलेक्ट्रॉन, 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है आयरन में। ठीक है, ये रिएक्शन एनोड पे है, ये रिएक्शन कैथोड पे है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन एनोड रिलीज करेगा उतने ही ट्रांसफर होकर कैथोड पे जाएंगे। तो यहां तो 3 और 2, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हों उतने एक्सेप्ट भी हों। तो क्या करना है मुझे, इसको मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना, और फाइनल इक्वेशन क्या होगी, फाइनल हो जाएगी देखिए 2Cr प्लस 3Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद इधर वाली इक्वेशन राइट हैंड साइड वाली, 2 ऑफ क्रोमियम 3+ 2 ऑफ क्रोमियम 3+ प्लस 3 ऑफ Fe,
और इस प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, राशिद लिख रहा है 2 नहीं 6। n इज इक्वल टू आपका हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, n इज इक्वल टू हो गया कितना 6 हो गया है। 6 बिहार की लैंग्वेज में बोलेंगे तो 6 है ना। लैंग्वेज भी हमारी थोड़ा थोड़ा मीनिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हर 10-20 किलोमीटर पानी का टेस्ट और लैंग्वेज चेंज होती है। विविधता में अनेकता में एकता। ठीक, क्लियर हुआ। n का पता चल गया मुझे, मैंने ई नोट सेल निकाल दिया। अब यहां वैल्यू पुट करने की बारी आ गई है नर्स्ट इक्वेशन में, इसके अंदर जो हमने पहले लिखा था। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। E इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई थी 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग। रिडक्शन की कितनी कंसंट्रेशन थी देखते हैं एक बार। ये रहा, कितनी थी भाई, रिडक्शन की थी 0.01। अब ये एक बात पे ध्यान दीजिएगा, और इसकी थी 0.1। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में एक गलती कर बैठते हैं आप कि यहां पर जो कंसंट्रेशन आपने लिखी है उसके कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है, और उसका पावर यानी कि कोफिशिएंट मतलब जो पावर, यहां पावर क्या होगी। तो आपने जो सेल इक्वेशन बना करके देखी है, सेल इक्वेशन में आपको चेक कर लेना है कि भाई कितना क्रोमियम था, अकेला क्रोमियम है या वहां पर 2 है, जैसे आयरन में 3 था और क्रोमियम में 2 है। तो आयरन में हमारा कितना था 0 पॉइंट, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लें कहीं वैल्यू गलत पुट ना हो जाए। ये है मेन बात। हाँ, आयरन की जो वैल्यू है दैट इज 0.01 और इसकी पावर 3 हो जाना है। ठीक है, इसकी पावर 3 हो जाना है, 0.01 की पावर 3 और इसकी पावर 2, इस तरीके से। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया है, जो एज सच न्यूमेरिकल था यहां पे चेंज किया है। नाउ 0.30 माइनस डिवाइड कर लेंगे इसको 0.0591 अपॉन 6। अब यहां पर ये देखिए 10 की पावर -2, 0.1 यानी कि 10 की पावर -1 स्क्वायर है तो 0.01 हो जाएगा। 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01, 10 की पावर -2। ऊपर क्या है, 10 की पावर -2 पहले से था, पावर 3 है तो 10 की पावर -6 हो गया है। वो 6 ये ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा तो 10 की पावर -4 बचेगा। 10 की पावर -4 ये हो गया है। अब 10 की पावर -4 लोग पहले लिखा है तो कैसे लिखोगे, -4 लोग 10 लोग m की पावर n क्या होता है, लोग m की पावर n क्या लिखते हैं, n लोग m। तो ये हो जाएगा और उस कंडीशन में ये प्लस आ जाना है। ठीक है, 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू -4, क्योंकि लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया, कहीं डाउट नजर आ रहा है आपको, तो आप बता देंगे मुझे, मैं आपको वहीं से समझा दूंगा। फिर इसका आंसर जो स्टैंडर्ड आंसर है 0.2606 है इसका, लेकिन वो मैंने यहां पे चेंज कर दिया है तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, आपका 0.3 समथिंग आएगा, 0.3 समथिंग। वापस आते हैं यहां तक, ये मैंने आपको समझाया है, ये वाली चीज मैंने आपको समझाई कैसे। इस पर और न्यूमेरिकल करने हैं। टफ कहां बनता है, टफ न्यूमेरिकल यहां बनता है कि जब आपको ईएमएफ भी दिया हुआ हो और इनमें से एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा जाए, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो हो सकता है टफ, या आपको इसके लिए ये टफ नहीं होगा। इसमें लोग एंटीलोग मुझे सिखाना पड़ेगा। मेरी एक वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट लोग एंटीलोग, उसको सीख करके मिलेंगे। ठीक है, साल्ट ब्रिज के बारे में 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। 1, साल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है। 2, साल्ट ब्रिज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। 3, साल्ट ब्रिज किस सॉल्यूशन का बना होता है। और बस इस तरीके के सवाल होते हैं। तो साल्ट ब्रिज के बिना एक सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होता, सर्किट बोलते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी एक सर्किट होता था, है ना, उस सर्किट के बिना वो ठीक नहीं था। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप वहां से साल्ट ब्रिज निकाल देते हैं तो नो करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सो साल्ट ब्रिज नेसेसरी एंड द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज टू हेल्प the transfer of ion from one solution to another. Second thing, it helps to maintain the equilibrium
ठीक है।